ओके। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन अपीयर कर रहा होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है ये प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का क्वेश्चन है, प्लस इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये एक तरीके से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, आपका सारी चीजें लेता हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड ड्रॉन अप ऑन 31 मार्च 2014, यानी 31 मार्च 2014 आप देख रहे हैं एंड डेट दी हुई है बैलेंस शीट की। तो ये 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 14 तक का आपका डेटा है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, sorry, prepare the consolidated balance sheet as at date. At the date of acquisition, 80% shares in the subsidiary, the reserve and statement and profit and loss of B Limited amounted to rupees 50,000 and 30,000. इसका मतलब ये है कि जिस दिन एक्विजिशन हुआ है, जिस दिन इन्होंने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को खरीदा है, उस दिन 50,000 रुपीज इनके पास था रिजर्व में, और 30,000 रुपीज इनके पास था सरप्लस, यानी प्रॉफिट था इनके पास। अब यहाँ पे कोई डेट आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है कि किस दिन इन्होंने एक्विजिशन किया है, लेकिन ये बता दिया है कि जिस दिन एक्विजिशन किया है उस दिन की सिचुएशन क्या थी, ये बता दिया है। और ये बता दिया है कि 80% शेयर्स इन्होंने अक्वायर किए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली, जैसे हम लोगों ने एक एक पॉइंट समझा है, वो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर वो कर लेंगे। तो फर्स्ट चीज जो हमें देखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है वो है नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडियरी। यानी यहाँ पर क्योंकि सब्सिडियरी बी लिमिटेड है, तो हम उसको बी लिमिटेड ही लिखेंगे। और क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि इन्होंने 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, और 80% यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम ये समझ जाएंगे कि इनके पास रहे होंगे कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स रहे होंगे। इसको मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मैंने कैसे निकाला है, बट ये सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे दी हुई है कि शेयर्स जो अक्वायर किए हैं वो 80% शेयर्स अक्वायर किए हैं, और यहाँ पे शेयर्स के नंबर भी दे दिए हैं 1600। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर, ये हम लोग अपने लिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड 1600 शेयर्स, यानी ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स अक्वायर किए हैं, 1600 शेयर्स अक्वायर किए हैं। तो जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल गई है वो है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 2000 का 80% आप निकालेंगे तो 1600 ही आएगा। तो इट इज 80%। ऑल्दो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो हम लोग को निकालना आता है। फोर्थ चीज, क्योंकि ये 100% होल्डिंग नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर माइनॉरिटी का भी कुछ एक्विजिशन है। तो कितना एक्विजिशन है माइनॉरिटी का, 20%। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से पता चल गई है। क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, एक तो हमें देखना होता है कि होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने शेयर्स लिए हैं। दूसरी चीज हमें देखनी होती है कि इनके पास शेयर्स थे कितने, इससे हमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पता चल जाती है। और अगर 100% होल्डिंग नहीं है तो जो बाकी का रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो माइनॉरिटी होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में लिख देती हूँ, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। और बहुत ही इसको आराम से हम समझेंगे कि प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अब हमें पता है कि बी लिमिटेड ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, तो हम बी लिमिटेड के बैलेंस शीट को देखेंगे। बी लिमिटेड का रिजर्व है 1,50,000, राइट। ये हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में 1,50,000, लेकिन हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 50,000 जो सिचुएशन थी वो तब थी जब एक्विजिशन हुआ था, और 1,50,000 हमें अभी दिख रहा है। इट मीन्स इन्होंने 1 लाख और कमाया होगा, तभी तो हमें 1,50,000 दिख रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेंगे रिजर्व, जो कि हमें कितना दिख रहा है, 1,50,000। 1,50,000 हमें दिख रहा है, लेकिन इसमें से जो प्री वाला पार्ट है वो है 50,000।
और जो पोस्ट वाला पार्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दिया तो नहीं है, बट हम सिंपल कैलकुलेशन से समझ जाएंगे कि 50,000 की कोई चीज पहले थी और अब वो 1.5 लाख की हो गई है। तो इसका मतलब 1 लाख उसमें और ऐड हुआ होगा। तो ये 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। ये प्री एंड पोस्ट का बाइफरकेशन है, ठीक है। अब जो प्री वाला आपका पार्ट है ये कहाँ पे जाएगा, मैंने बताया था अभी लास्ट वाले उसमें कि ये जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही दिखाएंगे, अभी बस हम इसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरप्लस। तो सरप्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सरप्लस हमारा कितना है, सरप्लस हमारा 50,000। तो मैंने यहाँ पे सरप्लस लिख लिया कि जो अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, देखिए आपको यहाँ पे वही लिखना है जो फाइनल अमाउंट है। उसके बाद प्री एंड पोस्ट हम यहाँ बाइफरकेट कर लेंगे। प्री कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि जो प्री था वो 30,000 था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30,000। और जो पोस्ट है, ऑब्वियसली 50,000 की चीज है, पहले 30 थी तो अभी 20 उसमें और ऐड हो गया है, तो पोस्ट, ठीक है। इतनी तो बस हमने प्री एंड पोस्ट का बाइफरकेशन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। तो अब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। देखिए मैं सिस्टमैटिकली नंबरिंग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना हो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिन्हें नहीं याद है मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली आप ये पता लगाते हैं कि जो पेमेंट करी है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करने के लिए, उससे उसे क्या सिचुएशन हो रही है, मतलब क्या उसे गुडविल हो रही है, मतलब उसने पैसे ज्यादा लगाए हैं, या उसे कैपिटल रिजर्व हो रहा है, उसने पैसे कम लगाए हैं, ठीक है। कंट्रोल पाने की कॉज क्या थी, बेसिकली ये पता लगाना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें बैलेंस शीट में जाके, तो हमें मैंने पहले ही बताया होगा असेट साइड पे आपको होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। 3,20,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3,20,000। अभी चुपचाप हमने इतना लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने 3,20,000 पे तो किया है, लेकिन उसके बदले में इन्हें क्या क्या मिला है। इन्हें मिला है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल जो इन्हें मिला है, वो अगर आप देखें तो वो 2 लाख दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट में, लेकिन वो पूरा पूरा 2 लाख इनका नहीं है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 80% पे इनका हक है। तो 2 लाख इंटू 80%, विच विल बी 1,60,000। उसके बाद इन्होंने लिया है रिजर्व, लेकिन रिजर्व में भी कौन सा रिजर्व जाएगा, प्री वाला। जैसे मैंने बताया कि ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही इनके पास अपीयर कर रहा था, तो जो चीज पहले से अपीयर कर रही है उसे एक्वायर करने के लिए इनको पैसे देने पड़े, तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व अगर आप देखें तो 50,000 था, 50,000 का 80% जो होके हो जाएगा 40,000। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या सरप्लस भी कह सकते हैं इसे, ये 30,000 था, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 इंटू 80%, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। इट मीन्स कि इन्हें इतनी चीजें मिली हैं, 1,60,000 का शेयर कैपिटल, 40 का रिजर्व और 24,000 का प्रॉफिट, और इन्होंने पे किया है 3,20,000। तो हम ये देख लेते हैं कि इनको जो सिचुएशन हो रही है वो कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। वो सिचुएशन इनकी कैपिटल रिजर्व की है या गुडविल की। तो ये तीनों को अगर हमने ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 96,000। और ये आपकी सिचुएशन आ गई गुडविल की। ओके, ये गुडविल की सिचुएशन आ गई है। एंड
एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम लोगों ने रिजर्व निकाल लिया, हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कर लिया, और हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से गुडविल निकाल ली। अब हम नेक्स्ट चीज जो निकालेंगे, जो कि है हमारा सेवेंथ नंबर, वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ साइड में निकाल लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और मैंने पहले भी ये बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे इजी हमारा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा प्री एंड पोस्ट नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ होल्डिंग के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व है 1,50,000, और पीएल है 50,000। इसमें से जो हमारा 4 लाख का इनका कैपिटल रिजर्व पीएल है, इसमें माइनॉरिटी का परसेंटेज निकालेंगे जो कि है 20%, और ये आ गया हमारा 80,000। तो ये जो 80,000 है, ये भी बैलेंस शीट में हमारा चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर रही हैं। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम सबसे पहले, हमारे पास देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट का, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम यहाँ पे चीजें लिखेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसका हमारा है शेयर कैपिटल। एंड मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो भी कंसोलिडेटेड, तो हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का दोनों को कंसोलिडेट करके बनाएंगे। लेकिन चीजें क्या हैं, किस किस तरीके से आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे शेयर कैपिटल में हम आए, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे सब्सिडरी का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल ऑलरेडी बाइफरकेट हो चुका है। कहाँ कहाँ पर? एक तो वो जा चुका है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, होल्डिंग कंपनी ने जब अक्वायर किया था। दूसरा, वो माइनॉरिटी में भी जा चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो आएगा, वो आएगा सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, 10 लाख। उसके बाद हम आते हैं रिजर्व में। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर हम देखें, तो वो हमारा पास जो रिजर्व है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। जो रिजर्व है वो होल्डिंग का तो हमारे पास है ही, वो तो हम लेके आएंगे ही ए लिमिटेड का। लेकिन जो बी लिमिटेड का रिजर्व है, इसमें से हमें कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे दिखाना है? पोस्ट एक्विजिशन वाला। मैंने पहले ही बताया था, प्री वाला चला जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और पोस्ट एक्विजिशन चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टली नहीं आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन वाला पॉइंट। यहाँ पे जो होल्डिंग का कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिजर्व, और रिजर्व में मुझे पता है ए लिमिटेड का रिजर्व है 4 लाख, और जो बी लिमिटेड यानी जो हमारी सब्सिडियरी है, इसका पोस्ट वाला कंपोनेंट आएगा, जो कि कितना था? 1 लाख था, राइट। 50,000 तो एक्विजिशन के टाइम था, और 1,50,000 दिख रहा है, इट मीन उन्होंने 1 लाख कमाया है। तो वो 1 लाख का भी कितना आएगा? 1 लाख का भी सिर्फ और सिर्फ 80% यहाँ पर हम दिखाएंगे, तो विच इज 80,000। तो 4 लाख प्लस 80,000, ये हमारा आ जाएगा 4,80,000 बाहर के साइड। यहाँ पे हम लिख देंगे 4,80,000। इसी तरह से हमारा सरप्लस यानी पीएल का जो ट्रीटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमें क्या करना है? हमारे पास ऑलरेडी ए का जो पीएल वाला बैलेंस है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2 लाख। और
बी लिमिटेड का कौन सा पार्ट आएगा, हम लोगों ने पहले भी इस चीज को कैलकुलेट किया है। यहाँ पर हमारा जो आएगा वो होगा पोस्ट एक्विजिशन का होल्डिंग का कंपोनेंट। तो पोस्ट एक्विजिशन का हमारा 20,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 दिख रहा है एंड 30 प्री का पार्ट है। तो 20,000 इंटू 80%, क्योंकि हमारी होल्डिंग 80% है, तो ये हो जाएगा 16,000। इट विल बी 2 लाख प्लस 16,000, 2,16,000। अच्छा, ये तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एक न्यू कंपोनेंट अब यहाँ पे आएगा, उसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो मैं ये रेड पेन से यहाँ पे शो कर देती हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला है 80,000 का, तो हम यहाँ पे 80,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बचा है करंट लाइबिलिटीज। वी विल मेंशन करंट लाइबिलिटीज एज इट इज, यानी दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी दोनों को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट लाइबिलिटी, और होल्डिंग की है 3 लाख, सब्सिडियरी की है 1 लाख। तो 4 लाख की हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई है, 4 लाख। ठीक है, अब हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स हैं, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी है। नाउ वी कैन ऐड ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स अबव, और हमारी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। तो हम इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। इट विल बी 21,76,000, 21,76,000, और हमारा आंसर भी 21,76,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई, जिसमें हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। इसी तरह से हम अपने असेट को भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट डिलीट कर देती हूँ, ताकि हम असेट को भी कैलकुलेट कर पाए। सिंस मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहीं पर दिखा रही हूँ, बट आपको लाइबिलिटी के नीचे ही दिखाना है, आप यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे असेट लिख देती हूँ, बट मैं दोबारा बोल रही हूँ कि हम लोग को लाइबिलिटी के नीचे दिखाना होता है, तो प्लीज यहीं पे ही दिखाइएगा आप लोग। हमारे पास सन्ड्री असेट्स है, और जनरली असेट्स भी दोनों की ऐड होके जाएंगी, तो मैं यहाँ पे ए की असेट लिख लेती हूँ, विच इज 15,80,000, और बी की असेट लिख लेती हूँ, विच इज 5 लाख। ए एंड बी की असेट्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, तो इसको हम मेन अपने कॉलम में लिख लेंगे। ओके, अब एक और असेट जो हमने कैलकुलेट करी थी, जो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से हमारी आई थी, दैट इज गुडविल, 96,000 की। वो गुडविल हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसको ऐड करने के बाद 96,000 और 20,80,000 को 21,76,000 हमारी असेट साइड भी आ जाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें, तो हमारी बैलेंस शीट पूरी पूरी टैली कर रही है। एंड इसी तरीके से होल्डिंग कंपनी का प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।